बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पहले एग्ज़ाम में से रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, ठीक है। इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सॉल्व करें। काफ़ी सारे सवाल जो हैं इसमें से रिपीट हो रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, ठीक है। सारे सवाल कवर करवाऊंगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 से समझ लेते हैं। आपके पास एक सीरीज़ दी हुई है 8, 10, 14, 18 एंड 26। आपने बताना है 26 के बाद जो है कौन सा नंबर आएगा। तो मैं आपको ले चलता हूँ सोल्यूशन की तरफ। चलिए सोल्यूशन जी गाइस, तो ये आपके पास सवाल मौजूद है, इसका सीक्वेंस मालूम करना है। इसमें हम क्या करेंगे, फाइनल यानी सेकंड नंबर वाले को फर्स्ट नंबर में से माइनस करवाएंगे। जैसे 10 माइनस 8 कर देंगे और उसके बाद हम 14 को देखेंगे 10 से, ठीक है। उसके बाद 18 को देखेंगे 14 से, ठीक है। उसके बाद 26 को देखेंगे हम 18 से, ऐसे ही है, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे। तो अब हमने देखना है डिफरेंस कितना आ रहा है। इसमें तो डिफरेंस आ रहा है 2 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 4 का, रिपीट इसमें भी डिफरेंस आ रहा है 4 का, ये सेम आ गया, ठीक है। इसमें डिफरेंस आ रहा है 8 का, ठीक है। अब होना ये चाहिए कि इससे पहले के नंबर जो होंगे ना, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 8, तो यहाँ पहले के नंबर जो है वो 6 हो सकता है, 6, ठीक है। 6 हो सकता है। इससे पहले नंबर हो सकता है 5, उससे पहले 4 हो सकता है। समझा क्यों रहा हूँ कि अगर 8 में से 6 जाएगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। यही आगे रिपीट हो रहा है। 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा। इसके बाद जब ये 14 में हमने देखा तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 4 का और इसके आगे डिफरेंस आ गया 4 का, ठीक है। डबल डबल डिफरेंस आगे बढ़ रहा है। और उससे पहले देखें तो यकीनन 1 का डिफरेंस रहा होगा। जैसे 5 है, 6 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है और ये रिपीट हुआ होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये कोई ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें से कुछ नंबर उठा के दे दिए जाते हैं। तो जहाँ तक अगर मैं देख लूँगा, बहरहाल मेरे हिसाब से तो मैंने जो सवाल करवाया वो जैसे मैं करवा रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन फर्दर मैं इसके ऊपर और वर्किंग करूँगा। तो फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ कि दो रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये 2, इससे पहले भी 2 का डिफरेंस आया होगा, उसके बाद देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस सेम था। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा नंबर रखना है जिसका डिफरेंस सेम है। मीन्स 8 प्लस कर दें 26 में, आपको पता चल जाएगा। 8 को प्लस कर दें 26 में, आपके पास कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर है 34 वाला, वो आपका आंसर ठीक है। द आंसर इज़ 34। बट अगर 36 भी आपको लगे कहीं से, आप देखें 36, तो उस पर भी वर्किंग कर लेंगे। बहरहाल ये जो सीरीज़ मुझे लग रही है, ये सीरीज़ डबल की सीरीज़ है, ठीक है। ये डबल की सीरीज़ है, इसलिए इसका आंसर आएगा 34। इसके बाद जो नंबर होगा उसमें फिर 16 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अभी 8 का हमने रिपीट कर दिया 2 बार, 4 का रिपीट हुआ था, यहाँ पे 2 का रिपीट हुआ होगा। इसके बाद का जो नंबर आएगा ना, उसमें डिफरेंस आ जाएगा 16 का। इसके बाद जो नंबर होगा वो यहाँ पर अगर मैं 34 लिखता हूँ, 34, तो इसके बाद 50 आएगा, ठीक है। ये सीरीज़ ऐसे आगे बढ़ेगी। तो बहरहाल ये 34 आंसर है। 2 का डिफरेंस है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पास मौजूद है द गवादर पोर्ट पाकिस्तान इज़ अ वार्म वाटर डीप पोर्ट डैश एट द गवादर इन बलोचिस्तान एट द एपेक्स ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। ये आपके पास सवाल है, नॉलेज का सवाल है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए, फॉर्म, सैचुरेटेड, विजिबल, क्लीनिंग। तो इसका राइट आंसर है सैचुरेटेड, ठीक है। हम चलते हैं समझाने वाले सवाल की तरफ। नंबर 20 आपके सामने मौजूद है। ये सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है। ये पहले आपके टेस्ट पेपर में आ चुका है। फर्स्ट टेस्ट में ये सवाल आया था, उसके बाद अभी रिपीट हो गया है, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने इस वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो पावर नज़र आ रही है ना, पावर को फाइंड करना है। अच्छा, होता क्या है कि अगर आपके पास पावर में वो x हो जिसे आपने फाइंड करना है, मींस पावर में नंबर हो, जैसे x पावर में है और आपने पावर फाइंड करनी है, तो बेस, दोनों साइड की बेस को ना सेम करना होता है। यानी इसको और इसको, दोनों साइड की बेस को हम सेम करेंगे, उसके बाद जाके हम पावर को जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी या तो इसको 16 बना दो या तो इसको 8 बना दो, ठीक है। अगर ये 8 नहीं बनता, ठीक है, और ये 16 नहीं बनता, मींस अगर यहाँ पे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करवा के इसको 16 बनाओगे तो वो नंबर यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका आसान तरीका ये है कि इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। 8 का एलसीएम ले लो आप, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये एलसीएम ले लिया इसका आपने, ठीक है। और उसके बाद 16 का भी एलसीएम ले लें आप,
16 का एलसीएम भी ले लें आप, 2 से ले लें। 2 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर 2 की कितनी पावर बनेगी, 3 पावर बनेगी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर 1 1 1, तीनों को एक बार लिखेंगे और पावर हो जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर 8 की जगह आप लिखोगे 2 और ये पावर लिख दोगे 3, और जो पहले से पावर मौजूद है उस पावर को आप ब्रैकेट में लिख दोगे। बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अभी बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने 16 की जगह पर भी 2 लिखना है ऐसे। ठीक है, अब ये शायद आप लोगों को तंग करे कि खुला लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर किया ये है, मैंने 2 लिखा, उसके बाद पावर 3 लिखी, जो पहले से पावर थी उसको मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 16 की जगह 2 लिखूँगा और यहाँ पर कितने 1 2 3 4, तो 2 को एक बार लिख के पावर लिख दूँगा 4, क्योंकि ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके ऊपर जो पावर थी x उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ। अब देखें दोनों बेस सेम हो गई। मकसद क्या है, अगर पावर में कोई चीज़ है जिसको फाइंड करना है तो बेस को सेम करना होगा। हमने बेस को सेम कर लिया, दोनों तरफ आपके पास 2 आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो पावर है ना, मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ साथ में, स्टेप बच जाएगा। 3 2 ज़ा 6 x प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12 इक्वल टू 4x ज़ा 4x। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू के, और ये वहाँ चला जाएगा। 6x के पास आएगा, ये 4 आके माइनस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। आप देखें 6 में से 4 निकाल दें, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 12, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके 12 से डिवाइड करेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो आपके पास जो x की वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई 6। तो आपका ऑप्शन बी जो है ना, आपको नज़र ही नहीं आया होगा, टिक मैं यहाँ लगा देता हूँ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है 6। आपके सामने मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर देखें, अ मैन ड्राइव्स फॉर 5 आवर एट एन एवरेज रेट ऑफ 40 mph। देखें, एक आदमी है जो ड्राइव कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। एक आदमी, ठीक है, वो ड्राइव कर रहा है, ठीक है, किसी भी व्हीकल पे होगा। ठीक है, चलें जी, गाड़ी बना दी हमने, चलें जी, क्या याद करेंगे, गाड़ी बना दी हमने। वो ड्राइव कर रहा है, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे वो पहुंच गया, यहाँ तक वो पहुंच गया। ठीक है, कितने घंटे में पहुंचा वो, 5 घंटे में पहुंचा। ठीक है, उसकी स्पीड क्या थी, ये आपके पास उसकी स्पीड थी 40। ठीक हो गया, उसकी स्पीड थी 40 एम्पियर। ये हमने पहली लाइन पढ़ी अभी, और पहली लाइन मैंने आपको डिफाइन की है कि एक जो आदमी था वो गाड़ी पे सवार था, किसी भी मोटर पे या व्हीकल पे सवार था, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ड्राइव करना, यहाँ तक पहुँचा 5 घंटे में 40 की जो है ना स्पीड के साथ, एक एवरेज स्पीड दी हुई है। ही डेवलप सम मोटर ट्रबल एंड रिटर्न टू हिज ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 आवर। उसकी मोटर में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उसने क्या करा, वो वापस जो है, उसने वापस जहाँ पर वो पहुँच गया था अपनी व्हीकल पे, उसने वापस वहाँ से चलना स्टार्ट करा और उस पॉइंट पे पहुँच गया जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट करा था, यानी अपने ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट पे वो पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे आने में उसको लगे 10 घंटे। कितने घंटे लगे, 10 घंटे लगे। अब वो आगे कह रहा है व्हाट वाज द एवरेज रेट ऑन द रिटर्न ट्रिप। वो कह रहे हैं कि उसको यहाँ पर कितनी जो है स्पीड लगी पहुँचने में, यानी कितनी स्पीड में वो आया कि उसको 10 घंटे लगे। पहले 40 की स्पीड से गया था तो 5 घंटे लगे थे, अब कितनी स्पीड से आया जो उसको 10 घंटे लगे। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि अगर जाने में 40 की स्पीड से गया था, जाने में 40 की स्पीड थी, अगर जाने में 5 घंटे, तो 5 को डबल करूं 10 हो गया, 10 घंटे लगे, इसका मतलब स्पीड कम हो गई होगी, आधी हो गई होगी। तो 40 से स्पीड कितनी हो गई होगी, 20 हो गई होगी। तो इसका आंसर 20 आएगा। बट मैं आपको सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ इसका आंसर 20 आया कैसे। ठीक है, मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। देखिए, हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इससे पहले जो टेस्ट हुआ है उसमें ये फॉर्मूले का न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, बट प्रॉब्लम अब करना ये है कि आपने यहाँ पे इधर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, पहले आप इसको डिस्टेंस फाइंड कर लें। आपके पास यहाँ पे स्पीड भी दी हुई है, पहले वाले उसमें जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा था, इसमें आपको टाइम भी दिया हुआ है, इसमें आपको स्पीड दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। स्पीड की जगह यानी एस की जगह, स्पीड की जगह 40 लिख दिया, डी की जगह कुछ भी नहीं लिखा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर डिवाइड में टी कितना है, 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 40 के साथ,
40 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आएगा 200, ठीक है। 5 को जब 40 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। अब आपने फाइंड करना है स्पीड को। तो जब वो वापस आ रहा है ना, वापस आ रहा है तो डिस्टेंस तो वही रहा ना। देखो यहाँ से ही स्टार्ट करा था इसने, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक गया था, जितना डिस्टेंस था जब वापस आया तब भी डिस्टेंस तो उतना ही होगा। दोनों कंडीशन में डिस्टेंस उतना ही होगा ना। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस तो जीरो लेंगे। हम फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब हमने मालूम करनी है स्पीड। वो वापस आया कितनी स्पीड में आया कि उसको 10 घंटे लगे। डिस्टेंस क्या लेंगे आप, 200, ठीक है। ये मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस आप 200 लेंगे जो आपने निकाला, क्योंकि आने जाने का डिस्टेंस सेम है। उसके बाद टाइम कितना लगा, 10 घंटे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपके पास स्पीड कितनी आ गई, ये मैंने v लिख दिया, यहाँ पे वेलोसिटी लिख दिया, स्पीड लिखना था s, ठीक है। तो उसको लगा 20 जो है ना, 20 की स्पीड से वो वापस आया। तो ये आपका आंसर था। इसको सोल्यूशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने यहाँ पे इसको आधा कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मुझे बताएं कि समझ में आया कि नहीं, ताकि मैं इसको और अच्छे से समझा सकूँ आपको दोबारा से। तो गाइस ये वाला सवाल जो है फर्स्ट टेस्ट में आया था, ठीक है। फ्री पार्किंग इज डैश फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एट द गवर्नर हाउस। तो इसका आंसर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, अवेलेबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 23 में आपके पास है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, ठीक है, एंड हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 1। पेरीमीटर बराबर है स्क्वायर के पेरीमीटर के जिसके एरिया 1 है, और बाकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस टाइम में विड्थ के। तो इसके ऑप्शन मौजूद है, 1 है, 2/3 है, 8/9 और 4/3 है। तो मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ रेक्टेंगल की। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। दो चीज़ें दी हुई हैं, इसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ दी हुई है इसकी, और इसकी विड्थ दी हुई है। विड्थ जो है ना, अभी क्यूबिक है तो विड्थ यहाँ पे होगी, ठीक है, ये दी हुई है विड्थ। दो चीज़ें दी हुई हैं। अब वो ये कह रहा है कि जितनी उसकी विड्थ है ना, उसको डबल करोगे तो उसका लेंथ बनेगा, ठीक है। अगर जितनी उसकी विड्थ है, ये अगर मिसाल के तौर पे ये 2 है तो लेंथ कितनी होगी, 4 होगी, इसका डबल। ये बात आपको समझ में आई। तो ट्वाइस टाइम है, 2 गुना है। अगर उसकी लेंथ की बात करें, लेंथ 2 गुना है विड्थ के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि लेंथ उतनी होगी, 2 गुना कर दो अगर विड्थ को, ठीक है। विड्थ अगर जितनी भी है, विड्थ जितनी भी है उसको 2 गुना कर दो, ट्वाइस कर दो, तो बराबर होगा लेंथ के। तो यहाँ पे हम एरिया इज इक्वल टू L की जगह लिख देंगे 2W इसकी जगह पे, ठीक है। और उसके बाद ये W लिख देंगे हम। इन दोनों को W से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 2W², यानी विड्थ का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये इसका स्क्वायर बन गया। इसको यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना हमें पैरामीटर वाली, हम उस पर जाएंगे। पहले तो आपको एरिया कैलकुलेट करवा दिया मैंने। एरिया कितना आया, एरिया आया 2W²। कैसे आया, L बराबर था किसके, 2 टाइम्स विड्थ के, ट्वाइस विड्थ के। तो L की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि वो 2 गुना है इसके। तो मैंने यहाँ पे L की जगह पे लिख दिया। यहाँ पे मैं इसको सही से आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद पैरामीटर की बात करते हैं। एक स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों साइडें ही बराबर होती हैं। तो उसका जो है, अगर एरिया यहाँ से यहाँ तक 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो पैरामीटर जो है ना इन सबका स्क्वायर ऑफ पैरामीटर क्या होता है, सबको प्लस कर दो पैरामीटर आ जाएगा। तो इसका जो पैरामीटर होगा ना वो 4 होगा। पहले हमने ट्राइंगल वाला सवाल किया था ना, उसमें पैरामीटर भी हमने इसका 4 लिया था। बिल्कुल वही सवाल आया हुआ है, उसमें ट्राइंगल था, इसमें रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका जो पैरामीटर आया वो आया 4। अब पैरामीटर ऑफ आपने रेक्टेंगल भी मालूम करना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैं लिख नहीं रहा, जगह कम है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करूँ
मैं यहाँ लिख देता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इससे आप समझ जाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है 2 × L प्लस विड्थ। ठीक है, ये आपके पास जो है ना ये फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में L जो है, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था L 2 टाइम है विड्थ के। ठीक है, 2 गुना है विड्थ तो वो आपका L बनेगा। तो यहाँ पर भी आएगा, L की जगह पे आ जाएगा 2W और यहाँ पर एक और W मौजूद है। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। उसके बाद ये 2 अभी मल्टीप्लाई नहीं करवाएं, अभी इन दोनों को ऐड कर दें। 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 हो गया 3। अब आप मल्टीप्लाई करवा दें, 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया वो आपके पास आ गया 6W और पेरीमीटर जो स्क्वायर का है वो आपके पास आ गया 4। सवाल में कह रहा है हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू, बराबर है, इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 1, यानी पेरीमीटर बराबर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। तो इसका मतलब 4 स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर है 6W। ठीक है, 6W किसके पेरीमीटर के, रेक्टेंगल के पेरीमीटर। ये आपने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला, ये आपने स्क्वायर का निकाला, दोनों को आपने क्या किया बराबर, सवाल में कह रहा था इक्वल टू। ठीक हो गया। अब 6 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 6 जो है वो 4 के साथ जाके डिवाइड करेगा। 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास जो विड्थ आ गई वो आ गई 2 डिवाइडेड बाय 3। बताएं यहाँ तक बात समझ में आई। 2 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास W आ गया। अब आपने यहाँ से W की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बेसिकली आपने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है आपने, और आपने यहाँ पे निकाल लिया W। ये रहा फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, अब जगह का इशू है, मैं आप लोगों को यहाँ करवा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देख लें, शायद नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपके पास 2W है, 2W स्क्वायर, और W की वैल्यू आपने निकाली है वो आपके पास आ रही है 2 डिवाइडेड बाय 3। आपने W की जगह उसकी वैल्यू रखी और स्क्वायर कर दिया। अब आप इसका स्क्वायर निकाल लें, 2 को रहने दें अभी। 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें आप, आपके पास आएगा 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, 8 डिवाइडेड बाय 9। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको सही से समझा सकूं। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। दूसरा ये कि आप घबराइएगा नहीं, ये कोई इतना लेंथी सवाल नहीं है। जब हम आपको समझाते हैं तो हम एक एक स्टेप करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जब आपको समझ में आ जाता है तो आप काफ़ी सारे स्टेप को स्किप करके आप फ़ौरन से आप जो है ना अपना आंसर निकाल लेते हैं विद इन अ मिनट। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में अपोलो 11 वाज द फर्स्ट स्पेस लाइट डैश लैंडेड ह्यूमन ऑन द मून। ठीक है, आप इसमें जो है ना विच दैट हु काइंडली है, तो इसमें जो इसका आंसर राइट आंसर है वो है हु। अपोलो 11 वाज द फर्स्ट स्पेस लाइट हु लैंडेड ह्यूमन ऑन द मून। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर था। तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है जिसकी वजह से मुझे स्विच करना होगा, इस वीडियो को, इस क्वेश्चन पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, मजबूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। और इसमें अगर आपको सवाल में कोई भी मसला है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।